ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्तकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। इसमें हम देख रहे हैं भ्वादिगण के, कल देख रहे थे सिंहावलोकनम, भ्वादिगण के परस्मै पद में जो जो विषय है उसका एक समरी किया कल। तो भ्वादिगण में पहले भू धातु करने के बाद अलग अलग धातु के ऊपर विचार है। थोड़ा स्लो है, आएगा जी। हाँ, थोड़ा अलग अलग धातु के ऊपर बहुत विचार चल रहा है। तो पहले मुख्य जो धातु थे, जैसे मुख्य सूत्र हर जगह हम देख रहे हैं, देख के ही आ रहे हैं। वो अंतिम दिन में परस्मै पद के अंतिम दिन, अभी मतलब और 3 दिन, आज से तीसरी पाठ में थोड़ा सा और भी रिविजन कर लेंगे। तो आज का विषय है क्षीक्षये। परसों हम देख रहे थे गुपु रक्षणे धातु। गुपु धूप मतलब गोपायति, स मां गोपायति, स अस्माकं गोपायति, कृष्ण अस्माकं गोपायति। कृष्ण हम सबको पालन रक्षण कर रहे हैं। वैसे वो अर्थ में गुपु रक्षणे धातु के ऊपर 10 लकार में अन्य अन्य वाक्य के साथ देख रहे थे। और ये भी देखा हमने, ये सेठ और अनिट की विवेक, सेठ अनिट विवेक। सेठ और अनिट में भेद क्या है? सेठ अर्थात इकार आएगा कहीं कहीं आर्ध धातु का लकार में, कहीं कहीं जहाँ विशेष सूत्र भाद नहीं करेगा वहाँ पे इकार लगेगा। और सेठ अनिट में इकार वहीं पे इकार नहीं आएगा। तो हम पहले सेठ देखेंगे, लेकिन बीच में अनिट भी इधर उधर आता है। तो आज का विषय है, सरल है। पहले क्षीक्षये धातु। क्षीक्षये पृष्ठ क्रमांक मेरे PDF में 90, आपकी पुस्तक में 4 आगे होगा, देखना पड़ेगा। तो क्षी क्षय धातु के लिए टिप्पणी दिया है, क्षयो नाशो अकर्मकः। क्षयः अर्थात अर्थ है नाश, नाश के अर्थ में क्षी। जैसे मुंडक उपनिषद में एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है क्षी धातु के साथ, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। फिर क्षी आता है। क्षीयन्ते, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात ज्ञानी का हृदय ग्रंथि को, अज्ञान को ग्रंथि भेद कर भिद्यते, तोड़ के, हाँ, और छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सब संशय सब जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, ऐसे ब्रेक। और क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, उनका कर्म वगैरह नाश होता है। अर्थात कुछ कर्म फल नहीं आता है और कुछ कर्म करना है वैसे भी नहीं। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, तो कर्म का क्षय। या लौकिक दृष्टांत है चंद्रमा का। चंद्रमा का हम कहते हैं ना क्षय, या तिथि, तिथि का क्या कहते हैं हम? अष्टमी तिथि का क्षय हो गया, पंचमी तिथि का क्षय हो गया, अर्थात वो तिथि इस बार नहीं आ रहा है इस प्रकार। तो वो वैदिक लौकिक एक एक दृष्टांत है क्षी धातु के लिए। तो ये क्षी धातु के ऊपर रूप देखेंगे। तो क्षयति जो है ये लट लकार का रूप है। क्षयति, क्षयतः, क्षयन्ति। आगे क्या होगा बताइए? क्षयति, क्षयति, क्षयतः, क्षयन्ति। हाँ, क्षयति, क्षयतः, क्षयतः, क्षयामि, क्षयावः, क्षयति। सम्यक, बहु सम्यक माता जी।
इसी प्रकार भू धातु प्रकार ये है भवसी भवता भवता अर्थात क्षयसी क्षयता क्षयता। माता जी म्यूट। क्षयामी क्षयावह क्षयामः इस ये परस्मै पद में वैसे ही चलेगा रूप। तो ये ही लाभ है एक धातु का वो गण में या उस प्रकार जो धातु है उसका रूप समझ के अन्य जो धातु है वो उस प्रकार ही चलेगा, ये है लाभ है। अन्य ये कंठस्थ करने का आवश्यकता नहीं होता। बस लिट में आएगा तो बहु वाले जैसा ऐसा हो जाएगा जी, लिट में तो अन्य होगा, लिट में अलग, मतलब हर लकार में इस प्रकार वैसे ही। लेकिन स्वामी जी आप क्या प्रश्न, आप कुछ और पूछ रहे थे ना लिट में? नहीं, बाबदी बाबदहा बाबदी हो गया ना ऐसा। अब अभी बोला ना ये अभी कौन सा है, शिया है ना जी। हाँ ऐसा है तो लिट में आएगा तो ये बाबदी का बहुआ हो गया ना, बबुआ। जी जी जी, लिट में अलग है बिल्कुल। हाँ लेकिन ऐसा आएगा तो इसमें कैसा आएगा? यहाँ पे बबुआ नहीं आएगा, लट के लिए ठीक है, यहाँ पे होगा शिक्षाय, बबुआ नहीं, ये अलग है। तो लट में, लट लकार में ये समान रहेंगे। अन्य लकार जैसे आर्ध धातु का लकार में जिसमें बहु विशेष सूत्राणि सन्ति, आर्ध धातु का लकार में अलग अलग धातु के लिए अलग अलग विशेष सूत्र आता है, तो तब जब देखेंगे थोड़ा अलग होगा रूप है। जैसे शिक्षाए के लिए इधर 4 ये सब है ना, लट लकार लिट लकार के लिए ये सब सूत्र है, कृ सृ भृ और आगे वाले सूत्र ये सब अभी देखेंगे। लेकिन लट लकार में ये कंपैरिजन सरल कर सकते हैं और लिट में भी कर सकते हैं। लिट में भविष्यति है जैसे क्षयिष्यति, वैसे भी कर सकते हैं जब दोनों सेट है। अगर अनिट है तो प्रचिष्यति या प्रक्ष्यति ऐसे होगा, वो भी देखेंगे बाद। तो कंपैरिजन कर सकते हैं, भू धातु मुख्य धातु अगर कंठस्थ है तो उससे कंपैरिजन। तो आगे देखिए, एक अच इति निषेधे प्राप्ते, इस प्रकार दिया है। चिक्षाय चिक्षियतु चिक्षियुः, ये लिट का रूप है प्रथम पुरुष है। एक अच इति निषेधे प्राप्ते, पूर्व सेट और अनिट के लिए मुख्य सूत्र ये है, एकाच उपदेशे नुदात्तात्। ये ही अनिट का लक्षण वाला सूत्र है, विधि सूत्र अनिट का। क्या है? एक अच, जब धातु में एक ही अच है, अच अर्थात स्वर, जैसे ये श्लोक जो है ना, ऊदृद अंतैर, ये कल का गृह कार्य है, ऊदृद अंतैर, इसका उच्चारण। इसमें सेट जो है एक अक्षर वाला, वो सब छोड़ के जो अन्य है अनिट, एक अच, एक ही अच होना चाहिए उसमें। जैसे कृ धातु, कृ धातु है, कृ धातु करने के अर्थ में कृ धातु, वो तो अनिट है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही अच है, ऋकार। कृ में कितने वर्ण हैं? कृ इसमें कृ है ना जी, का कर इसमें हाँ कर। अच कितने हैं इसमें? ये दोनों एक, कृ ऋ, 3 वर्ण होगा, 3 वर्ण। 3 वर्ण क्या क्या है? नहीं, कर ना ना, कर कर धोनी है, कर। माहेश्वर सूत्र में याद है? इसमें अच तो नहीं है स्वामी जी, क्री में अच तो नहीं है कोई। अच्छा, अच नहीं है। ये माता जी आपको ये माहेश्वर सूत्राणी याद है? याद नहीं है, लिखा हुआ है। ठीक है, किसी को अगर याद है बोलिए, पहले 2 सूत्र बोलिए माहेश्वर। हाँ अब बस दो नहीं, अ ई उ रे, अ ई उ रे रे, वो रे है ना, वो तो स्वर हो गया। माता जी आप देख सकते हैं, रिल रे, वो चतुर्थ जो है रे, इसी वो ही है कृ में, कर। तो कृ में एक अच है और ये अनिट, हाँ उसके पूर्व
उस सबके पूर्व। प्रथम दो स्वर माता जी, स्वर। अच्छा, प्रथम दो ए ओ उसके ए औ उसके पहले दो। य व ना ना, उसके पूर्व माता जी आई हूँ। अ ई उ कर में ना जी, अ ई उ ऋल ऋ, कृ में दो है, कर। ठीक है, आगे देखिए, ये दृष्टांत आएगा, ये क्यों अभी आने वाला है, इसके लिए ये पहले, अगर जब पहले सूत्र देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगी। पहले सूत्र आज का देखिए, कृ सृ भृ वृ स्तु द्रु श्रु श्रु वो लिटी। कृ स फ्र व्र स्त्र स्त्रु द्रु श्रु श्रुवो लिटी। सम्यक स्वामी जी, 8 हैं। कृ सृ भृ वृ स्तु द्रु स्त्रु श्रुव, 8 है। ये सब का लीट में, लीट लकार में। तो स्वामी जी आप पूछ रहे थे लीट लकार में रूप बभुव जैसे होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये विशेष सूत्र है। कभी कभी जब विशेष सूत्र आता है ना किसी धातु का, वो अलग होगा। तो ये देखिए लीट में क्या है, क्रादिभ्य एव। अच्छा, कोई पढ़ सकते हैं? अरूपान स्वामी जी कृपया पढ़ो तो वृत्ति। क्रादिभ्य एव लिट इन स्यात् अन्य अन्य अस्मात् निडोपि स्यात्। अनीटोपि स्यात्। और पूर्व इन न, क्रादिभ्य एव लिट इन न। क्रादि अर्थात ये सब जो धातु है, कृ सृ भृ वृ, ये सब अन्य धातु हैं। ये सब धातु में लिट लकार में ईट आगम नहीं होगा। आप बताइए अब कृ के, हाँ सुमन माता जी आप बताइए, कृ के अंतिम अक्षर क्या है? सुमन माता जी है क्या? जी स्वामी जी, और र नहीं, र कृ नीचे जो कृ, हाँ री जो भी री आएगा। हाँ, तो अभी कोई भी बोल सकते हैं। सही माता जी, सम्यक। तो ये श्लोक में पूर्व जो देखा, ऊद ऋद, ये सेट है। एक अक्षर वाला धातु में ऊ के अंत में, जैसे भू धातु के अंत में ऊ है, ऊ वाला सेट है। ऋ दीर्घ, जैसे कृ दीर्घ, 2 ऋ जब है वो भी सेट है। अन्य सब एक अच वाला धातु सब अनिट है। ठीक है, अनिट है। अनिट में इकार आएगा क्या? नहीं आएगा। इट में आएगा इकार। तो अनिट में नहीं आएगा इकार। अनिट में इकार नहीं आएगा। नहीं आएगा, सेट में आएगा। एक अच वाला अ ई उ ऋ रे ए ओं आई औ, फिर आ ई उ री री, चतुर्दश है। इसमें केवल दीर्घ उ और दीर्घ ऋ, ये दोनों सेट हैं। तो ह्रस्व ऋ अनिट है क्या? नहीं। केवल दीर्घ उ और दीर्घ ऋ सेट है, अन्य सब अनिट है। तो ह्रस्व ऋ अनिट है? अनिट है। अनिट है। री वाला अनिट आएगा समझ, इसमें ई नहीं है ना। अनिट है, समझे? नहीं, वैसे नहीं देना। लॉजिक देखिए, अ ई उ, अच्छा वैसे देखिए, उ ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व ऋ दीर्घ ऋ, 4 है। ठीक है, उ रि री। इसमें दीर्घ उ और दीर्घ ऋ सेट है, अन्य सब अनिट है। रुकिए, ये दोनों सेट हैं, अन्य सब अनिट है। अन्य 2 हैं, क्या हैं? हाँ जी, है क्या? ठीक है। इसमें ई नहीं है ना स्वामी जी, इसमें ई नहीं आएगा ना। नहीं, आप माता जी आप पहले सुनिए, प्रश्न सुनिए फिर जवाब देना। 4 हैं, उ ऋ ऋ ऋ 4 है। इसमें मैं बोल रहा हूँ दीर्घ उ
और दीर्घ री, ये दोनों सेठ हैं। तो ये ह्रस्व उ और ह्रस्व र, अन्य सब अनीट है। तो ये ह्रस्व उ और ह्रस्व र सेठ है या अनीट है? ये सेठ है। कैसे? अनीट है। प्रश्न पूछना, प्रश्न सुनना है माता जी पहले। प्रश्न सुनिए। हाँ जी। उ रे रे 4 हैं। री हाँ यस। स्क्रीन देखिए, प्रश्न सुनना है बस। उ रे रे, इसमें द्वितीय जो उ है और चतुर्थ जो री है, ये दोनों सेठ हैं। सेठ। अन्य सब अनीट हैं। तो प्रथम जो उकार है और तृतीय जो ऋकार है, सेठ है या अनीट है? ये अनीट आएगा फिर बस बाद में। ये सबको समझ में आ गया ना? ये सब स्वर में केवल ऊ कारांत और ऋ कारांत सेठ है, अन्य सब अनीट है। तो ह्रस्व ऋकारांत सेठ या अनीट? कोई भी बोल सकते हैं। ह्रस्व ऋकारांत शब्द धातु सेठ है या अनीट है? ये सेठ होगा स्वामी जी। री रस हो गया। कोई अन्य? रस में ई नहीं आएगा ना, रस में ठीक है। ये अनीट हो गया, अनीट हो गया। अनीट हो गया, सही, ठीक है, ये अनीट है। ठीक है, तो कृ धातु में अंतिम अक्षर ऋ है, तो कृ धातु सेठ है या अनीट है? अनीट है। ठीक है, ऋकार अनीट ही आएगा ना स्वामी जी, उसमें हस्व आ गया ना इसमें। जी जी, अनीट है। ठीक है, अभी देखिए ये क्या बोल रहे हैं ये सूत्र। क्रादिभ्य एव लिट में, लिट लकार में ई नहीं होगा। किस में नहीं होगा? वास्तव में अनीट अर्थात ई होना चाहिए क्या? अनीट में ई होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो जो भी है ऋकारांत सब अनीट है, तो जो भी ऋकारांत है सब में ई नहीं होगा। लेकिन ये सूत्र क्या बोल रहे हैं? क्रादिभ्य एव लिट इट्न, लिट इन, अर्थात जो भी ऋकारांत धातु सब हैं वो सब में से, या जो भी अनिट वाला धातु है सब में केवल कृ सृ भृ भृ ये सब 8 है, स्तु द्रु श्रु श्रु, ये 8 में इकार नहीं होगा, अन्य सब में इकार होगा। व्याकरण में जब हम सेठ अनिट विवेक करते हैं ना, ये बहुत लॉजिकल ही है। इसमें है अर्थात इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें नहीं है तो इसमें होगा, वैसे ही है। सब ये लॉजिक ही उपयोग करना है। सेठ अनिट 2 ही विकल्प हैं। अगर सेठ है वो अनिट है, अगर अनिट है नहीं है वो सेठ है। बस सेठ या अनिट एक ही हो सकता है, एक धातु दोनों नहीं हो सकते। अगर सेठ है अनिट है नहीं, और अनिट है सेठ नहीं। अर्थात इकार होगा या नहीं होगा। अगर इकार होगा बोला तो इकार नहीं होगा ये नहीं बोल सकते। अगर इकार नहीं बोला तो इकार होगा ये नहीं बोल सकते। मतलब ये या ये, बस इतना ही है। एक दूसरे का कन्वर्स है ना। जी जी, कन्वर्स है। तो आप कोई सब देख सकते हैं। इधर देखिए, ये कृ सृ भृ भृ में ईट नहीं होगा, अर्थात अन्य सब में होगा। वास्तव में अन्य सब भी अनिट हैं, अन्य सब में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अर्थात ईट तो नहीं होना चाहिए अनिट में, लेकिन अन्य सब में होगा। ये पूरा अनिट में केवल ये 8 का लिट लकार में ईट नहीं होगा। ये लॉजिकल है। इसमें ज़्यादा थोड़ा सा आप खुद भी अगर देख सकते हैं ना, ये भैमी या कोई भी जो भी देखेंगे, ये केवल ये देखना पड़ेगा। ये लघु सिद्धांत कौमुदी देख के ही समझ में आता है। अगर इतना देखेंगे तो ये लॉजिकल है। अच्छा, इसमें होगा अर्थात इसमें नहीं होगा, क्योंकि 10 हैं, एक परिवार में 10 लोग हैं, 2 लोग नहीं है ना स्वामी जी उसमें सेठ सर्वा में। हाँ जी जी, तो ये दृष्टांत देखिए, एक परिवार में 10 लोग हैं, 2 लोग में लट में नहीं, माता जी सुनिए, लोट में नहीं, रंग में माता जी सुनिए, लिंग में, ये इसमें तो देखना ही नहीं है, इसमें तो होगा ही नहीं। माता जी सुनिए, आगे जा रहे हैं, सुनिए। परिवार में 10 लोग हैं। हाँ जी। 10 लोग में 2 लोग
10 साल के अंदर नीचे है, मतलब 10 साल के कम, 2, ये 10 में से 2 बच्चे हैं, अर्थात 8 कितने एज क्या है 8 लोगों के, 10 के ऊपर तो है, क्योंकि क्या बोला 10 में से 2 का 10 के नीचे है, अर्थात 8 लोगों के 10 के ऊपर तो है। इसी प्रकार है इधर सब अनिट में 8 अनिट हैं, अर्थात अन्य सब सेट है, इकार तो रहेगा। ये लॉजिक है, इसमें कुछ ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये या नहीं बस। तो अन्य लकार के लिए अन्य जब आएंगे तब बात करेंगे हम, अभी लिट लकार के ऊपर विचार है। तो लिट लकार खत्म करने के बाद अन्य लकार में हम प्रवेश करेंगे। आगे देखिए, ये सूत्र ये है कृस्र भ्रृ, ये सबका ईट नहीं होगा, सब अन्य का होगा। तो दृष्टांत भी है इसका। पहले निषेध सूत्र देखिए, अचस्तास्वत्थल्य नीटो नित्यम, तल्य निटो नित्यम है ना। तल्य निटो नित्यम, सम्यक। सुमन माता जी पठतु वृत्ति। उपदेशे जंतो यो धातु स्तासौ नित्या निट तत्स्थल इन न, ततस्थल इन न, सम्यक। उपदेशे अजंतो यो, जिस धातु अज अंत है, जिस धातु अज अंत है, अंतिम अक्षर धातु का अच है, स्वर है, स्वर है। तासौ नित्य निट स्यात्। अगर लुट लकार में अनिट है तो लिट लकार के थल प्रत्यय में भी अनिट है। ये देखिए, ये न्याय तर्क ही उपयोग कर रहे हैं। अजंतो यो धातु तासौ नित्य अनिट, लुट लकार में, क्योंकि लुट में तास है, से तासील रिल रूटो हो, लुट में तो तास है। लुट लकार में जो अनिट है वो लिट लकार में भी अनिट है, अर्थात अगर लुट लकार में ईकार नहीं है तो लिट लकार के थल प्रत्यय में भी ईकार नहीं होगा। ये अच अंत के लिए, ठीक है, अच अंत। आगे वाले सूत्र देखिए, उपदेशे त्वतः, उपदेशे त्वतः, उपदेशे त्वतः। स्वामी जी आनंद जी कृपया पढ़ तो वृत्ति। उपदेशे अत्वतः, उपदेशे अकारवत् स्तात, उपदेशे अकारवतः अकारव तासौ, अकारवतस् तासौ, आगे तासौ नित्य अनित्यः परस्य थल इड न स्यात्। जी, सम्यक। तो उपदेशे त्वतः में, अच्छा ये पूर्व सूत्र में अचस्तावत् स्थली अनिटो नित्यम, अचंत धातु के लिए वो सूत्र है। ये उपदेशे त्वतः हलंत धातु के लिए है। अचस्तावत में अगर अजंत धातु के लुट लकार में इकार नहीं है, ये जो व्याकरण अभी चल रहा है ना, इसमें हर शब्द में 1 और 2 बाइनरी में ही बोल रहे हैं, ये है ये नहीं है, ये है ये नहीं है, वैसे ही बोलेंगे, ज़्यादा विषय नहीं है। तो अजंत धातु में लुट लकार में अगर इकार नहीं है, 0 हो गया, तब लिट लकार के थल प्रत्यय में भी ईट नहीं होगा। और द्वितीय सूत्र क्या बोल रहा है, अजंत धातु के लुट लकार, हलंत धातु के लुट लकार में अगर ईट नहीं है तो थल प्रत्यय में भी, लीट लकार में थल प्रत्यय में भी नहीं होगा। ये सब बहुत नहीं आने वाले हैं सूत्र, ये बार बार नहीं। थल प्रत्यय क्या होता है? थल प्रत्यय इसका महाराज जी इसमें उपदेश अवस्था में ह्रस्व और अगार वाली है, ये हल नहीं है। आएंगे हम, आकार है लेकिन हम आएंगे, वो क्यों हल वैसे क्यों बोलते हैं ये देखिए। अच्छा, बिकॉज़ हलंत उपदेश अवस्था है ना, इसीलिए
स्वामी जी ने बोला, इसीलिए हम वैसे करते हैं। देखिए, अच्छा थल सिर्फ मध्यम पुरुष में। हाँ ये सही है। हाँ स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? नहीं आप बस इसमें लिखा आपने बोले हल्का ये वो ठीक है, बस खरसोहर वाली धातु को हाँ जो तासी के परे नीति से हाँ अनीट हो, हाँ उससे परे तल को ईट नहीं होता है, ऐसा लिखा जी। इसमें दूसरे वास्तव किताब में, में। अच्छा वास्तव में वैसे लीजिए। हाँ अकार, अकारांत, अजंत अकारांत, हलंत नहीं, ठीक है हलंत नहीं है, हलंत बाद में आएगा, हलंत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? अकार अंत। पहले क्या लिखा था? अज अंत, ठीक है, अच अंत पहले, द्वितीय में अकार अंत, ठीक है। अकारवान अर्थात अकार अंत भी नहीं है, अकारवत, इसमें अकार है, जिसमें अकार है अंत में नहीं होना चाहिए, कभी भी हो, कहीं भी हो सकते हैं अकार, ठीक है। इसके लिए एक और आने वाला है, तो मैंने गलती से बोल दिया, अचंत और अकारवत, ठीक है। पहले में अचंत, द्वितीय में अकारवत। तृतीय सूत्र देखिए, ऋतो भारद्वाजस्य, ऋतो भारद्वाजस्य, ऋतो भारद्वाजस्य। प्रवराजिका माता जी आप पढ़िए, लेकिन पूरा पढ़ना है, पूरा, हाँ श्लोक के साथ। अच्छा आपका कोल्ड है? आसो हाँ ठीक है। नहीं, आसो नित्यानि च इदन्तादेव खलो नित् भारद्वाजस्य मति तेन अन्यस्य स्यादेव जी अयमत्र संग्रहः। पढ़िए, स्वर में पढ़ना है, स्वर में, हाँ स्वर में, मतलब अयम लय। अत्र संग्रहः। हाँ उसके बाद श्लोक जो है, अजंतो कारवन्वा यस्तास्य निट् थलि वेडयम् रिदन्त इद्रिं नित्या निट् क्राद्यन्यो लिटि सेट् भवेत्। सम्यक माता जी, एक निमिष। अजंतो कारवान् वायस्तास्य निट् थलि वेडयम् ऋदन्त ईदृङ् नित्यानिट् क्राद्यन्यो लिटि सेड् भवेत्। ये श्लोक है। अजंतो कारवन्वा, ठीक है, वो छंद बोल दीजिए पर। Yes. अजंतो कारवा वन्यस्तास्य नित फली वेडयम्। अच्छा थोड़ के बोलूं? हाँ देखिए, अजंतो कारवान् वायस्, अजंतो कारवन्वा तास्य निट् थलि वेडयम् यस्तास्य निट् थलि वेडयम् ऋदन्त ईदृङ् नित्यानिट् क्राद्यन्यो लिटि सेड् भवेत्। अजंतो कारवान् वास्यस्तास्य निट् थलि अजंतो यस्त। ये थोड़ा गृह कार्य में देखिए अभ्यास कितना करें। लेना है? कारवन्वा यस्ता यस तक, यस्ता। यस यस तक। यस तक। हाँ अजंतो कारवान् वायस्, देखिए यस तक आठ हो जा रहा है। तास्य निट् यस थलि वेडयम्। अजंतो कारवन्वा यस, हाँ। बस इतना लेना है। यस, हाँ, फिर तास्य निट् थलि वेडयम्। ये देखिए क्या अर्थ है। अच अंत अकारवान वा, क्या है? अच अंत अकारवान वा, जो अजंत धातु है या आकार वाला धातु है, उस जिसमें आकार है, वा दोनों। यहाँ तासी अनिट थली वा इट अयम, इसमें ईड वा हो सकता है, विकल्प से हो जाए, विकल्प से। ऋदंत ईदृंग नित्य अनिट, लेकिन ऋद अंत जो है ना, ऋद अंत धातु जैसे कृ, ये है नित्य अनिट। क्राद्यन्यो लिटि सेड भवेत, लेकिन कृ वाला नहीं, क्रादि अन्य, क्रादि अन्यो लिटि सेड
भवेत्। स ईट सेठ, क्रादि अन्य जो है वो सेठ है। ऋदंत में कृ वृ, ये जो देखा ना, कृ सृ भृ वृ, ये सब अनिट है, लेकिन इसके अन्य जो ऋकारांत वो सब सेठ है। वास्तव में ये जो 4 सूत्र है ना, ये 4 सूत्र का समरी ये एक श्लोक में दिया है। आपका अगर 4 सूत्र समझ में नहीं आया तो ये श्लोक का अर्थ देखिए, इतना ही बस, क्योंकि ये जब सूत्र बार बार भी बहुत बार नहीं आते हैं, ये श्लोक देख के समझना है। अजंतो अकारवान वायः तासी अनिट थली वेडयम। जिस अजंत है, अजंत धातु और अकारवान धातु जो है, लुट लकार में अगर अनिट है तो थल प्रत्यय भी अनिट होगा। लेकिन ऋदंत में कैसे है, भारद्वाज ऋषि बोलते हैं ऋदंत कैसे है, हमेशा नित्य अनिट, लेकिन जो क्रादि 8 ऊपर है वो सब अनिट, उसके अन्य जो सब है वो सब सेठ। सेठ और अनिट के ऊपर विवेक कर रहे हैं, अंदर जाके एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ बोलिए मत। आचार्य जी, तो पीछे का श्लोक में भी हल था ना, हल इसमें भी है, ये दोनों में डिफरेंस क्या आप समझ नहीं आ रहा है? पीछे के श्लोक अर्थात वो ऊद्र वगैरह, इसके पहले जो श्लोक था ना, उपदेशित्वतः, उसमें भी थल था ना, उसमें भी अकर वाली धातु था और थल में अनिट होते जी, इसमें भी अनिट है। तो भारद्वाज ऋषि ने क्यों ऐसा बोला? फिर और एक सूत्र बोल, भारद्वाज ऋषि ने ऋदंत के लिए बोल रहे हैं, अचस्तास्व वो अजंत के लिए, उपदेशेत्वतः अकारांत के, अकारवान के लिए। भारद्वाज ऋषि का है क्या है, ऋदंत। भारद्वाज ऋषि वास्तव में ऋदंत अजंत है क्या? ऋदंत जो है अभी समझ आई। इसमें लिखा है रीतो, हाँ ऋतो, हाँ ऋतो भारद्वाज। हाँ, ऋतो अर्थात भारद्वाज ऋषि का स्कोप क्या है, केवल ऋकारांत। हाँ, अजंत सब ईकारांत उकारांत वगैरह नहीं, केवल ऋकारांत। ऋकारांत में वो बोल रहे हैं ये जो 8 जो ऊपर है वो सब जब लुट में अनिट है तो थल में भी अनिट है। इस प्रकार भारद्वाज ऋषि बोल रहे हैं। सबका अन्य अन्य स्कोप है, पॉइंट तो वही है। वो पहले सूत्र क्या बोल रहे हैं, अचस्तावत, वो बोल रहे हैं अजंत में, उपदेशे में अकारवान इसमें, लेकिन भारद्वाज ऋषि ऋत में बोल रहे हैं, लेकिन ऋत के लिए स्पेसिफिक बोल रहे हैं, सब ऋत के नहीं, उसमें भेद करके बोल रहे हैं। आज का विषय मुझे लग रहा है थोड़ा कठिन लग रहा है, तो आप पैसे दीजिए, ये श्लोक देखना है। ये श्लोक का नहीं, मुझे ना पाणिनि जी और भारद्वाज ऋषि का डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। मतलब भारद्वाज ऋषि ने बोला कि हल्का ईट अगम होता है, और पाणिनि जी ने बोला क्या हल्का ईट, पाणिनि जी ने मत में इतने ही होता है, वही ये ऐसा है। पाणिनि महर्षि ने उत्सर्ग तो दे दिया, अनिट में ईट नहीं होगा वैसे दे दिया, हाँ। और ऋकारांत सब अनिट है, तो उसको किसी में भी ईट नहीं होगा वैसे दे दिया उन्होंने। फिर एक सूत्र दिया कृस्र भृभृ, वो सूत्र से केवल 8 अनिट है, अन्य सब सेठ है वैसे दे दिया। भारद्वाज ऋषि क्या बोल रहे हैं, थल के ऊपर विचार है, थल प्रत्यय इसके ऊपर, सबके नहीं, थल प्रत्यय के ऊपर विचार है। लिट धातु के मध्यम पुरुष बहुवचनम जो तल है, द्विवचनम जो तल है, थल अतुस, उस प्रथम मध्यम पुरुष एक वचनम जो है थल प्रत्यय लिट लकार के, उसके ऊपर विचार है ये सब। समझ में नहीं आया अभी भी? ठीक है, मैं सोच रहा हूँ समझ में आ गया, मैं मान के चल रहा हूँ आगे। आप श्लोक देखिए, श्लोक से समझ में आएगा।
वो है ना अजंत वो सूत्र इसमें आया ना परस्मय बताना नाले अब वो सूत्र का वो है ना इसमें यूज किया ना। जी, वो सूत्र का यहाँ पे यूज है, सही। सबका नहीं, केवल लिट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन के ऊपर। वो बस चल पड़ते। पूर्व सूत्र सबका था, ये सूत्र केवल इसके लिए, लिट लकार के मध्यम पुरुष एक वचनम के लिए। ठीक है, आगे क्षय धातु के क्षी धातु के रूप है चिक्षयित चिक्षेत चिक्षेतु चिक्षीय चिक्षाय चिक्षय चिक्षीव चिक्षीम। फिर क्षेता, क्षेता जो है लुट में, क्षेता यह आएगा, क्षेता क्षेष्यति। अच्छा, क्रम में है, लट के बाद लिट, लिट के बाद क्या है क्रम में? लुट में प्रथम पुरुष एकवचनम है क्षेता। हाँ, लुट के बाद क्या है? लिट में प्रथम पुरुष एकवचनम क्षेष्यति। हाँ, लिट के बाद लेट छोड़िए, लेट के बाद क्या है? लोट। लोट, उसमें प्रथम पुरुष एकवचनम क्षयतु। लोट के बाद लंग, लंग में अक्षयत। लंग के बाद विधिलिंग, विधिलिंग में क्षयेत। देखिए क्रम में जा रहे हैं। हाँ, क्रम से ही जा रहे हैं। और पूर्व जो भू धातु में जो सूत्र थे सबका वो उपयोग कर रहे हैं, जो हम पूर्व ही देखा। आगे अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घः। अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घः। जी, सुंदर जी, सुंदर महोदय पठतु वृत्ति। अजंत अंगस्य दीर्घो यादव प्रत्यये न तु कृत सर्वधातुकयोः शीयात्। जी, अजंतस्य दीर्घः, अजंत धातु के दीर्घ होता है। कहाँ होता है? यादव प्रत्यय, यकारादि प्रत्यय में, जिस प्रत्यय के आदि में यकार है उसमें दीर्घ होगा। न तो लेकिन, न तो लेकिन कहाँ नहीं होगा? अगर सार्वधातुक है उसमें तो नहीं होगा। जिस यकार, तो सार्वधातुक लकार 4 हैं, क्या क्या है? लट लोट लम विधिलिंग। ये 4 में नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि न तो का सार्वधातुक ही होगा, ये सब का काम नहीं है। तो आर्धधातुक में जिसमें यकार है, यकार आदि प्रत्यय एक ही है आर्धधातुक में। आशीर्लिंग का यासुट परस्मै पदेषु, वो एक सूत्र है विधिलिंग आशीर्लिंग के लिए। देखिए, यासुट विधिलिंग और आशीर्लिंग, पृष्ठ क्रमांक आपकी पुस्तक में 86 होगा। 86 में विधिलिंग का द्वितीय सूत्र क्या है? पेज नंबर 86। यासुट परस्मै पदेषु उदातो ङिच्चः। ङिच्च, यासुट परस्मै पदेषु उदातो ङित च। ङित में यासुट आगम विधिलिंग में आएगा, विधिलिंग में या आएगा, तो ये हो गया यकार आदि, आदि में आएगा। ङित है, ङित तो ङित च आदि में आएगा, और यासुट या है तो यकार आदि प्रत्यय है। यकार आदि प्रत्यय में ये सूत्र बोल रहे हैं दीर्घ होगा। क्षी धातु के विधिलिंग, अच्छा दृष्टांत देख सकते हैं, दृष्टांत देख के समझ में आएगा। क्षी, क्षी क्षये, इसमें लट लकार के प्रथम पुरुष एकवचन में प्रथम वर्ण, प्रथम अक्षर क्या है? प्रथम अक्षर क्या है? क्ष, सही। लिट लकार में तो क्ष जो है ह्रस्व या दीर्घ? एक ह्रस्व। ठीक है। लिट लकार में प्रथम अक्षर क्या है? प्रथम पुरुष एकवचन ची, चिक्षाय। प्रथम अक्षर ची, प्रथम वर्ण च, प्रथम अक्षर ची, ची। ची ह्रस्व या दीर्घ है? ह्रस्व। लेकिन आशीर्लिंग में देखिए, प्रथम पुरुष एकवचनम का प्रथम अक्षर क्या है? शी। ह्रस्व या दीर्घ? दीर्घ। ये सूत्र से
ये सूत्र का काम है। यासुट अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घः क्या बोलता है? अजंत अंग से दीर्घः। क्षी जो है अजंत अंग है, क्षी के अंत में इकार है, इकार तो आचे है, इकार का दीर्घ होगा, इकार दीर्घ होके ई होगा तो क्षी होगा क्षी, क्षीयात, वैसे दीर्घ होगा। सब लॉजिक है। एक क्षय धातु वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आता है, और जब आता है वो आत्मनेपद में आते हैं। एक्सक्यूज मी जी स्वामी जी बोलिए। महाराज जी, बोलिए। अभी आपने बोला आचलिंग में क्या बोला? शी बोला ना? क्षी। ये रूपचंद्री में हाँ। इसका प्रथम पुरुष एकवचन वो ये ना शम्याद लिखा, क्यों? आत्मनेपद में हो सकता है, भावकर्मणि में। कर्तरी में देख रहे हैं हम, आप भावकर्मणे में वाशीलिंग का क्षेक्षिष्ट है, वहाँ पे क्या लिखा है स्वामी जी? उसमें क्या है? ये तो परस्मय पद में है ना, शम्याद लिखा। क्षंज्ञात? हाँ, शम्याद। क्षंज्ञात तो ये क्या? आचलिंग ये धातु अलग हो सकता है। क्षंज्ञात ये शम्याद लिखा, शम्यास्ताम, शम्यासु, शम्याः, शम्यास्तम, शम्यास्ता, शम्यास्म, शम्यासम, शम्यास्वा, शम्यास्मा, ऐसा लिखा। टाइटल देखिए स्वामी जी क्या है? एक मिनट में देखूंगा। वो धातु का टाइटल क्षम धातु। क्षम, क्षम नहीं, ये क्या है? क्षी। ओके, क्षी क्षय, ओके, तो इसीलिए क्षीयात। नहीं तो आचार्य जी, इसमें वादिगणीय धातु में इकारांत, ईकारांत ऐसा सब भाग है, अलग अलग भाग है। हाँ है, लेकिन वैसे ऐसा है, लेकिन लघु में वैसे नहीं है। लघु में वो अकारांत इकारांत सुबंत में है, इसमें परस्मय पद और आत्मनेपद गण के अंदर वैसे विभाग किया है। ऐसे नहीं किया है कि अकारांत इकारांत उकारांत, वैसे नहीं किया। यहाँ और एक सूत्र दिया है, यहाँ बोला अकृत सार्वधातुयोर दीर्घः से दीर्घ होकर क्षीयात सिद्ध हुआ। ये कौन सी सूत्र है स्वामी? जो अकृत सार्वधातुयोर दीर्घः, जो सूत्र अभी पढ़ा हम। नहीं, और नहीं बोल रही, मतलब ये कौन सा सूत्र है? मतलब इसमें क्यों ऐसा लिख रहा है बुक में? वही सूत्र बोल रहा है ना? तो उसको क्यों फिर लिख रहा है? फिर हमारा तो यासुट से हुआ ना? यासुट यासुट से या आ गया है। आकृत सार्वधातु के और दीर्घ है से दीर्घ हुआ है। अच्छा, ओ दीर्घ बोल रहा है। अच्छा, वो धातु दूसरा है ना माता जी? धातु के लिए दीर्घ मतलब क्षीयात, हाँ ये है भेद। ठीक है, आगे देखिए। क्षीयते इति क्षेत्र, क्षीयते, हाँ क्षीयते, लेकिन क्षीयते में आत्मनेपद का रूप है क्षीयते। ये आगे आएगा, अभी थोड़ी दिन में आएगा। क्षीयते इति क्षेत्र, जैसे वैसे ही है ना, मुंडक उपनिषद में क्षीयन्ते है। क्षीयन्ते तो लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचनम है क्षीयन्ते, लेकिन परस्मय पद में नहीं, आत्मनेपद में, ये अलग। आचार्य जी और एक बोल रही हूँ, ये और एक धातु है, इसका मैं अष्टाध्यायी से निकाला। और एक है गुपा मतलब गोपने, गोपने, इसका मतलब होता है गुप, घृणा करना, छुपाना, लुकाना। इसका भी रूप ना दो टाइप का होते हैं, गोपयति होते हैं और गोपयति होते हैं। लेकिन ये देखिए, ये अच्छा प्रश्न है वास्तव में। पहले जैसे हम बोलते हैं ना गुप धातु, जैसे पठ धातु, भू धातु, कृ धातु, ऐसे जब बोलते हैं कभी कभी धातु के चार अर्थ हो सकते हैं। जैसे गुप धातु का देखिए, गुप धातु का कितने अर्थ हैं? चार हैं। गुपु रक्षणे एक हो गया, गुप गोपनी निंदायांच एक हो गया, गुप व्याकुलत्वे एक हो गया, गोप भाषायां। तो हमको वो अर्थ भी देखना है। जो धातु हम देखा 2 दिन पहले वो गुपु रक्षणे है, तो उसके ऊपर ही विचार चल रहा है, अन्य धातु के ऊपर अभी विचार नहीं है।
अच्छा हमें देखना नहीं, देखना नहीं है, मतलब कंफ्यूज हो देख सकते जाएंगे। हैं, हाँ देख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं करने का बस। क्योंकि चार धातु अलग अगर दे रहे हैं, और इसमें ही देखिए 2 भ्वादि गण में है, 1 द्विवादि गण में, 1 तो चुरादि गण में, सबका रूप अलग होंगे। तो अगर अर्थ वाला जो गोपुरक्षण देख रहे हैं तो गोपुरक्षण ही देखिए, अन्य नहीं देखिए, अन्य का रूप अलग हो बस। ठीक है, आगे देखिए। सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु, सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु, ये बार बार आएगा। कल एक सूत्र हम बोल रहे थे, ये हम इसके ऊपर विचार कर रहे थे। 10 लकार हैं, लट लिट लोट लिट लोट लंग लिंग लुंग लिंग में 2, और ये 10 में से 4 है सार्वधातुक और 6 आर्धधातुक। मतलब जब हम कहते हैं, अच्छा ये भी कहना है, जब हम कहते हैं 4 आर्धधातुक लकार है, तो ये लकार सार्वधातुक आर्धधातुक नहीं है। लकार में जो प्रत्यय है वो सार्वधातुक आर्धधातुक है। जैसे लट लकार में 9 प्रत्यय है, तिप्तसी सिप्तस्त है, वो सब सार्वधातुक है। और लोट लकार में नल तुस्सुस है, वो सब आर्धधातुक है। लकार खुद सार्वधातुक आर्धधातुक नहीं होता, उसके अंदर जो प्रत्यय। तो सिच, सिच, ये कौन सा लकार का ये प्रत्यय है, विकर्ण प्रत्यय, आया प्रत्यय? सिच, लुंग है ना? लुंग, हाँ लुंग है। कैसे पता? और लुंग में वो के सूत्र है ना, क्या है? गेदिस्त्वा गुबाबुभ्य उसके बाद परस्मै पदेषु, उसके बाद वाला, उसके बाद या उसके पूर्व वाला सूत्र, उसके चिलय सिच, हाँ वो है, वो सूत्र से। उसके पूर्व, चिलय सिच के पूर्व चली लुंगी, चली लुंगी, इससे है चली लुंगी। और उसका वृत्ति है शबादि अपवाद, है ना? हाँ, शप का अपवाद है, शप का अपवाद। देखिए ये सब का बहुत अच्छा विचार है। शप जो है, शप कर्तरी शप, क्योंकि ये सब कर्तरी है, कर्तरी शप, कर्तरी शप का शप जो है वो विकर्ण प्रत्यय है। सार्वधातुक लकारों में विकर्ण प्रत्यय शप है भ्वादिगण में। लेकिन आर्धधातुक प्रत्यय जैसे लुंग लकार जो सार्वधातुक नहीं है, ये आर्धधातुक प्रत्यय वाला लकार है, लुंग लकार है। ये घर से बना के लेके आते हैं खाना, होटल का खाना ये नहीं खाते हैं, घर से लेके आते हैं, अर्थात खुद लेके आते हैं, विकर्ण प्रत्यय भी। और लुंग लकार का प्रत्यय है चली, और चली का होगा सिच, चली लुंगी चले है सिच, ये याद रखना है। जब आप अष्टाध्यायी आप में जब देखेंगे शी धातु का लुंग लकार में अगर देख रहे हैं दृष्टांत, श्री धातु का लुंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन देखे, अक्षय शीत लुंग लकार में, अक्षय शीत, या हाँ। चतुर्थ सूत्र ये क्रम में क्या है, प्रक्रिया में चतुर्थ तो मेन सूत्र है ना, पंचम सूत्र चले लुंगी, और षष्ठ चले सिच जी। ये सब को ये समझ में आ गया ना? ये प्रक्रिया में चली लुंगी और चले है सिच हर लुंग लकार के प्रत्यय में आएंगे, क्योंकि लुंग लकार का प्रत्यय है चली, लुंग में चली और चली का होगा सिच। ये बार बार आएगा, ये मुख्य सूत्र है। ये कल हमारे सीमावलोकन में ये किया, कल देखा था, या लास्ट जी। तो ये सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु क्या बोल रहा है, ईग अंतस्य वृद्धि ही स्यात्। अब आप बोलिए ये क्या अर्थ है? अभी तो संस्कृत तो बहुत पढ़े हैं, संधि वगैरह बहुत अच्छे से जानते हैं, राम शब्द हरि शब्द वगैरह पढ़ चुके हैं और धातु में हैं, और अभी जब उच्चारण करते हैं श्लोक का और ये मंत्र का कुछ गलतियां भी नहीं निकालते हैं। तो आप बताइए, हाँ तो अभी आप बताइए, ये सब तो सब लोग का यही है अभी स्टेटस। सब जानते हैं संधि, सब जानते हैं राम हरि वगैरह, सब जानते हैं धातु और प्रातिपदिक में अलग भेद क्या है, और सबका उच्चारण सही है।
तो अभी आप बताइए, सिचि ही वृद्धि ही परस्मैपदेषु पदेशु में जो वृत्ति है, वृत्ति का अर्थ क्या है? ईग अंत अंगस्य इगांत का वृद्धि हो जाएगी। हाँ, कहाँ? पर सिच परे होने पर। हाँ ठीक है, वो भेमी में ऐसे लिखा है क्या? कुछ करे नहीं, आप बोल रहे हैं सही। सिचि अंत अंगस्य वृत्तिः परस्मैपदे सिचि। सही। तो परस्मैपदे अर्थात परस्मैपद में सिचि अर्थात सिच परे होने पर, और सिच में सिच अर्थात कौन सी लकार है? कौन सा लकार? सिच, लुंग। बस। तो देखिए, अगर थोड़ा सा देखेंगे ना तो समझ में आता है, बहुत सरल से। ईग अंत अंगस्य अर्थात ईक से क्या लेंगे? ईक से हाँ, ई और ऋ। जिस धातु के अंत में ई और ऋ हैं, इसका वृद्धि होगी, तो ई का वृद्धि क्या है? हाँ, वैसे होगी। हाँ, तो जिस धातु के अंत में जो है उसका वृद्धि होगी, कहाँ होगी? लुंग में। इसीलिए अक्षयी शीत, देखिए इधर क्या है? क्षीयात, ईकार अंत है, शयेत अ है, इसमें कुछ वृद्धि नहीं है। लेकिन लुंग में देखिए क्या है? अक्षयी, वृद्धि है। आई, वृद्धि तो है। वृद्धिरादैच, आ, आई और औ, ये वृद्धि है। अक्षयी शीत में आई है तो वृद्धि हो गई। बस, हमको इतना ही देखना है। पहले देख लीजिए ये इसका अर्थ, पंक्ति का अर्थ, और वो पंक्ति का अर्थ में जो है उसके लिए दृष्टांत भी दे रहे हैं। हर सूत्र में अगर आपका ध्यान इसमें है, हर सूत्र में स्कीम तो वही है। क्या है? पहले वृत्तिकार एक वृत्ति, एक पंक्ति देंगे, अर्थ के बाद एक दृष्टांत लेंगे। अकृत सार्वधातुकों में क्या है? एक पंक्ति है, उसके बाद दृष्टांत है क्षीयात। सिचि वृद्धि परस्मैपदेशु में था, वो आइकार हो गया। ये आइकार हो गया। वैसे ही पढ़ना है, वैसे अगर पढ़ेंगे ना सरल हो जाता। आज का मुझे लग रहा है यही ज़्यादा है, अब ख़त्म करेंगे। आज में अगर कुछ समरी करना है, क्योंकि ये धातु ये है क्षीक्षय धातु के ऊपर सब सूत्र अभी देखा। आप ये सूत्र, ये श्लोक जो है, ये श्लोक से 4 सूत्र का अर्थ है। मतलब ईट आगम कहाँ आएगा, कहाँ नहीं आएगा, इसका विवेक, उसके अंदर थोड़ा एनालिसिस है। और फिर एक सूत्र आकृत सार्वधातुके और दीर्घ करने वाला सूत्र, और सिचि वृद्धि परस्मैपदेशु वृद्धि करने वाला सूत्र। बस, कुछ प्रश्न हैं? कल हम ये तप धातु देखेंगे, शायद और भी देखेंगे। तप धातु के आगे भी थोड़ा सा देख सकते हैं, देखेंगे कितना होगा। अभी वन सेकंड जी महाराज जी, अभी आप ई बोला ना, ई बोला ना, ई का वृद्धि के बारे में पूछा ना अभी। जी ई नहीं, ई का दीर्घ ई होगा, ई का वृद्धि क्या होगा? ई में वृद्धि कैसा हो जाएगी? अच के परे, अवर्ण के परे एच होने के बाद होते वृद्धि होता है ना। हाँ, तो वृद्धि, अच्छा ठीक है, तो वर्ण कहाँ, वृद्धि कहाँ होगी फिर? आप ही बोलिए। सही बोल रहे हैं, सही है जो आप बोल रहे हैं। नहीं, वृद्धि तो होता है ना, आ आई औ होता है ना। जी, आ आई औ वृद्धि है। कब होंगे? कब, किसका वृद्धि है? अवर्ण का परे एच हेतु, अवर्ण का परे है ना, अवर्ण के बाद एच हेतु, एच होना चाहिए ना, एच ओ आई औ होना चाहिए ना, ए ओम आई औ। लेकिन यहाँ पे एच नहीं, वृद्धिरादैच, वृत्तिरादेच तो आदेच वृत्ति संज्ञा से याद है ना, ए ओ आई औ होना चाहिए। सही। तो ई का, ठीक है, जो मैंने बोला ई का वृद्धि क्या होगा, वास्तव में ई का वृद्धि नहीं है। सही, वृत्ति नहीं है। जी, ई का तो गुण होता है बस। जी, ई का गुण होता है। सही, ये तो होता है। हम एक देख रहे थे, वो एक दिन देखा हम, वो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में एक पृष्ठ है, एक टेबल है,
सबका साथ में दे रहे हैं उसमें वो कहाँ है अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा दिया है ना कि सिंची वृत्ति ही परस्मय पदेशु से सिंच के परे रहने पर क्षी के इकार का वृत्ति होके अक्षय। माताजी वो तो माताजी वृत्ति में ऐसा होता है बस ये वो सूत्र में बस हमारा वृत्ति कैसा होता है अच्छ के परे अवर्ण के परे यच्च हो तो वृत्ति होता है ना हमारे सूत्र में। हाँ देखिए स्वामी जी वही बोल रही हूँ मैं कि यहाँ कैसा हो रहा है अक्षय प्लस ईट ठीक है ना तो साकार को शकार हो जाएंगे मुद्दे न शकार करके क्या हो रहा है अक्षय अभी उसका क्या वर्ण सम्मिलन होंगे ना तो के क्या खड़े होंगे अभी उसमें तो स्तुत्व आ जाएंगे स्तुत्व नहीं हो रहा है मैं तो कर रही हूँ बुक में लिख रही हूँ। माताजी वो तो ठीक है बस इधर आप वृत्ति पढ़ा ना आपने पढ़ा इगंधांग से वृत्ति स्यात् परस्मै पदे सिचि बोला ना इगंध इक अंग से ऐसा लिखा है ना इसलिए मैंने पूछा वो क्वेश्चन जी। लेकिन तो अंगों को वृत्ति होंगे हाँ ये सही है इगंध का नहीं है ना यच्च को वृत्ति होता है जी। नहीं देखिए स्वामी जी ई का भी होता है नहीं होता है ई का भी वृद्धि है ई का भी वृद्धि है। आइच जो है वो क्या है एच जो स्वामी जी आप बोल रहे हैं एच एवं आई आउच वो है वो चार की वृद्धि वो ही है मतलब ए और आई का वृद्धि है आई ओ और औ का वृद्धि है औ वो है आइच का अर्थ। लेकिन ये देखिए बात स्वामी जी ये टेबल देखिए ई में आ का वृद्धि क्या है नीचे देखिए आ का वृद्धि है ई का वृद्धि है आई हाँ अलग हो रहा है। माता जी रुकिए माता जी बस ये तो रचना ये इसमें नहीं है ना लघु सिद्धांत कौमुदी ही नहीं है ना। लघु सिद्धांत कौमुदी में ये मतलब वैसे नहीं दिया है टेबल में लघु सिद्धांत कौमुदी वास्तव में लघु सिद्धांत कौमुदी में वृद्धिरादेश माता जी एक सेकेंड लघु सिद्धांत कौमुदी में स्वामी जी आप सूत्र का वृद्धि मतलब जब पहले ये वृद्धिरादेश सूत्र वृद्धिरेचि के पूर्व आया था शायद वो भी वृद्धिरादेश सूत्र है आदेशः वृत्तिसंज्ञा स्यात् जी वो क्या बोलते हैं आ आई और औ ये है वृत्तिसंज्ञा स्यात् ये दोनों वृद्धि है ये तीनों वृद्धि है। लेकिन इसके ऊपर ई का वृद्धि आई है ओ का वृद्धि औ है वैसे शायद लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं देखा था। नहीं इसमें नहीं पढ़ा भाई मैं तो लेकिन एक बार हो गया इसलिए ये भैमी में देख सकते हैं भैमी में तो है वृद्धिरादेश का सूत्र के व्याख्यान में वो होगा वो भी लगेगा हाँ वो देखिए ठीक होना चाहिए ना जी। लेकिन ये देखिए स्वामी जी इसमें जो है ना स्क्रीन में पहले ये देखिए फिर 5 हो गया तो हम क्लोज करेंगे लेकिन स्क्रीन में जो है उसको देखिए स्वामी जी मैं स्क्रीनशॉट कर दिया। हाँ ठीक है सही और इसके ऊपर मैं भी देखता हूँ लघु में स्पेसिफिकली ये कहीं दिया है क्या मैं देखता हूँ नहीं इसमें भी नहीं है में भी नहीं है नहीं है देखते हैं ये तो है कहीं है मैं देखा लेकिन मुझे याद मैंने आपको एक छोटा किताब दे दिया ना संधि का आपको मालूम है उसमें है उसमें भी नहीं है उसमें तो नहीं होगा स्वामी जी वो संधि का है वो संधि का नहीं इसमें कहीं है मैं देख के बताता हूँ कल मैं भी देखूंगा मेरे पास 2 किताबें मैं देखूंगा ये आगे है 5 ये बिल्कुल है कहीं तो है वो तो देखूंगा महाराज जी ओके ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। ओम